हाँ फ्रेंड्स, आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। उसके बाद आप कहेंगे कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है टैक्स बेनिफिट्स लेने की। हो सकता है आप 1 या 2 साल बाद कोई चीज प्लान कर रहे हो एंड आफ्टर हैविंग गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको लगे कि इससे बेटर है कि इस चीज को भी प्लान कर लिया। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सेल रिलेटेड एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू सेल। फ्रेंड्स, जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको लॉ कहता है यू हैव टू कंप्यूट कैपिटल गेन्स, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसका टेक्निकल नाम लॉ में दिया हुआ है कैपिटल गेन्स। आपने जितने रुपए में प्रॉपर्टी बेची दैट इज कॉल्ड सेल प्राइस। इस पर थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे। और इसमें से जितने रुपए में भी आपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था वो प्राइस यहां से कम हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिस इज अ टेक्निकल वर्ड विच इज यूज्ड बाय द लॉ। अगर आप आईटीआर फॉर्म्स फ्रेंड्स कभी भी खुद भी रेड आउट करेंगे तो आपको यही वर्ड्स मिलेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप सबके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी कुछ होता है, इंडेक्सेशन होता है। तो फ्रेंड्स वो अदर एस्पेक्ट्स हैं। तो पर पहले कॉस्ट कितनी, क्या क्या क्लेम कर सकते हैं फ्रेंड्स। जो भी आपने कॉस्ट इनकर की है दैट यू कैन क्लेम। स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप रोहन बिल्डर्स को पे कर रहे हैं, एवरी टाइप ऑफ कॉस्ट जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय स्टैंप ड्यूटी पे करी, इफ यू आर पेइंग एनी काइंड ऑफ ब्रोकरेज। फ्रेंड्स, जनरली जब आप ओपन मार्केट से रीसेल में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं यू हैव टू पे ब्रोकरेज if there is a broker in between। अगर आपने कोई प्रोफेशनल फीस पे करी है फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ सेल डीड। जब आप सेकेंडरी मार्केट में प्रॉपर्टीज परचेज करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल्स की हेल्प भी जाती है, मे बी लॉयर्स, मे बी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मे बी सम अदर प्रोफेशनल्स फॉर द ड्राफ्टिंग ऑफ सेल डीड। तो फ्रेंड्स वहां पर जो फीस पे कर रहे हैं उसको भी आप कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स इन सबके लिए डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने जो हम अलग से डिस्कस करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रखना है। एवरीथिंग यू शुड मेंटेन। फ्रेंड्स, आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। उसके बाद आप कहेंगे कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था। फ्रेंड्स, पीछे हमने डिस्कस किया कि आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं। द पॉइंट इज दैट दिस इंटरेस्ट वेदर क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24 और नॉट, मैंने रेंट इनकम कंप्यूट करते समय उस इंटरेस्ट का बेनिफिट लिया या नहीं लिया, क्या वो इंटरेस्ट इस कॉस्ट का पार्ट बन सकता है। जो इंटरेस्ट मैंने 80 EEA, फ्रेंड्स अभी हमने डिस्कस किया 1.5 लाख रुपए तक 45 लाख की प्रॉपर्टी 45 लाख की, कैन आई एड इट टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? यस फ्रेंड्स, देयर आर सेवरल हाई कोर्ट जजमेंट्स, सेवरल, नॉट ओनली वन, हाई कोर्ट जजमेंट्स in which it has been held कि आप इस इंटरेस्ट को कॉस्ट में जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स आप कहेंगे ये तो डबल बेनिफिट लग रहा है। फ्रेंड्स दिस इज डबल बेनिफिट बट दिस इज अलाउड बाय द लॉ। आप ये सारा इंटरेस्ट जो आपने जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे पहले का और उसके बाद का, फ्रेंड्स ये सारा इंटरेस्ट आप इस कोड में कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी को नोट करना हो इट्स योर चॉइस। देयर इज वन जजमेंट राजा गोपाला राव, हाई कोर्ट जजमेंट। फ्रेंड्स आप सर्च करेंगे अगर नेट के थ्रू यू विल बी एबल टू फाइंड आउट, जस्ट यू हैव टू पुट इन राजा गोपाला राव and you have to put down word cost of acquisition and this particular section 55 and write down the word income tax. Friends hardly 4 or 5 pages judgment आप भी पढ़ेंगे, आपको भी फ्रेंड्स एक बार में समझ में आ जाएगा। इट्स ए वेरी lucid language. So friends that benefit is available. But friends please maintain proper documentation to claim this particular cost. आपको स्क्रूटनी में जस्टिफाई करना पड़ सकता है कि आपकी कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लाओ।
प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। फिर दूसरा एस्पेक्ट जो बेचते समय है दैट इज सेल प्राइस। अभी पीछे हमने सर्कल रेट का एस्पेक्ट देखा फ्रेंड्स, अगर खरीदते समय आप सर्कल रेट से कम पे खरीदते हैं तो डिफरेंस के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। सिमिलरली अगर आपने सेल किया 40 लाख पे, बट अगर सर्कल रेट 50 लाख है, तो फ्रेंड्स फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन्स योर प्रॉफिट, फ्रेंड्स सेल प्राइस आपका 50 लाख माना जाएगा। तो अगर आप सर्कल रेट से कम में बेचते हैं तो आपको डिफरेंस पे टैक्स देना पड़ेगा, ऑल्दो यू आर नॉट रिसीविंग दैट मनी। बट फ्रेंड्स यहां पर भी सेम बेनिफिट्स दिए हुए हैं टू द जेन्युइन सेलर्स, कि आप चाहो तो डेट ऑफ एग्रीमेंट का सर्कल रेट को भी बेस बना सकते हैं। यू कैन कंसिडर सर्कल रेट ऑफ द डेट ऑफ एग्रीमेंट प्रोवाइडेड यू हैव रिसीव्ड सम पेमेंट बाय वे ऑफ चेक, ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम एंड देयर मस्ट बी सम रिटर्न एग्रीमेंट। दूसरा बेनिफिट यहां पर कि अगर सर्कल रेट विद इन 10% ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन है तो उस केस में भी सर्कल रेट अप्लाई नहीं होगा। दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ फ्रेंड्स कि सर्कल रेट से कम में सेल नहीं हो, अनलेस एंड अनटिल देयर आर जेन्युइन यू कैन से डाउन मार्केट ऑफ प्राइसेस, जो मुझे आगे बिल्कुल भी नहीं लगता। उस केस में फ्रेंड्स लॉ में एक्सेप्शन है, यू कैन चैलेंज एट द टाइम ऑफ लिटिगेशन कि नहीं जी मेरी मार्केट वैल्यू कम है इसकी, और फ्रेंड्स आप मार्केट में रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स हैं उनसे वैल्यूएशन करा सकते हैं टू शो योर जेन्युइनिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन। और फ्रेंड्स एक छोटा सा और ध्यान रखना है आपको कि फ्रेंड्स सेल के समय आपको कैश में कंसीडरेशन एक्सेप्ट नहीं करना। मैक्सिमम लिमिट इज 19,999 एंड दैट टू इनिशियल अमाउंट ओनली। अगर आपने एडवांस रिसीव कर लिया 1 लाख रुपीज बाय चेक, तो फ्रेंड्स इसके बाद आपको एक भी रुपया कैश में एक्सेप्ट नहीं करना। इनिशियल 19,999 कैन बी एक्सेप्टेड इन कैश एंड नॉट आफ्टर दैट। फ्रेंड्स अगर आप उसके बावजूद भी कैश में अगर अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं तो देयर इज अ पेनल्टी इक्विवेलेंट टू दैट अमाउंट। अगर आपने 2 लाख रुपीज कैश में लिए हैं तो 2 लाख रुपीज की पेनल्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स अगेन दिस प्रोविजन इज फॉर द पर्संस हु आर डीलिंग इन ब्लैक मनी, कि वो पकड़ में आ गए तो आ जाओ भाई साहब आप टैक्स भी दे जाओ। बट व्हेन वी आर जेन्युइन बायर, सॉरी हमारा तो सारा काम ही व्हाइट का है, वी आर नॉट हैविंग ब्लैक मनी, जो भी हमारी हार्ड अर्न्ड मनी है तो वी आर रिसीविंग पेइंग बाय चेक, रिसीविंग बाय चेक, दैट्स द सिस्टम। फ्रेंड्स ईसीएस बेस्ट ऑप्शन आज के दिन। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं वी मस्ट टेक केयर ऑफ। पंकज जी, you spoke about the registered valuer से valuation करा ले and then you are safe. ये थोड़ा explain कर सकते हैं in case there is a buyer or there is a seller who is in this problem, a genuine seller who is facing this problem. What is the mechanism to go about it? I got your point. इसके अंदर क्या है जी, फॉर एग्जाम्पल आपने प्रॉपर्टी सेल करी 60 लाख रुपए एंड देयर इज अ सर्कल रेट जो उस पर्टिकुलर एरिया का, कॉलोनी का और व्हाटएवर दैट इज 80 लाख। फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, ये जो सर्कल रेट होता है पर्टिकुलर एरिया का और कॉलोनी का होता है, दैट इज नॉट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी। बट जो प्रॉपर्टी के मार्केट में रेट डिफर करते हैं दैट इज ऑफ वेरियस फैक्टर्स बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर कॉलोनी। ठीक है, एक कॉलोनी है, एरिया या टाउनशिप है, उसके प्राइसेस हाई होते हैं, दैट इज गुड एनफ। बट बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण प्राइसेस कम या ज्यादा हो सकते हैं। लाइक अगर आप एक टाउनशिप पे भी जाते हैं तो वो चीज मैटर करती है, सन फेसिंग है या नहीं। हर किसी के अपने पर्सनल बिलीफ होते हैं, कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई कुछ मानता है। नॉर्थ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, ये एस्पेक्ट्स होते हैं। ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, मिडिल फ्लोर, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। पार्क फेसिंग। अब फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर फ्लैट के बराबर में पता चले कि कौन रह रहा है, भाई रह रहा है। भाई वर्ड वी ऑल नो फ्रेंड्स, मूवीज से वर्ड हम ये सीख चुके हैं, भाई वर्ड। तो फ्रेंड्स ऑब्वियसली बात है, इफ यू ट्राई टू सेल आउट दैट प्रॉपर्टी, अगर किसी को पता है कि बराबर वाले फ्लैट में कौन रह रहा है तो नो वन विल गोना बाय। अब अदर वे राउंड हो गया, अगर बराबर वाले फ्लैट में कोई फिल्म एक्टर है तो फ्रेंड्स प्राइसेस अपने आप शूट अप कर जाएंगे। तो फ्रेंड्स इन केसेस के अंदर लॉ क्या कहता है कि इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट योर प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू, द वैल्यू व्हिच इट कैन फेच इज लेस देन सर्कल रेट, वी विल एक्सेप्ट दिस वैल्यू, नो इश्यूज। हम ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, बट यू हैव टू प्रूव। फ्रेंड्स एज ए लेमन हाउ कैन वी प्रूव? तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि वी गो फॉर प्रोफेशनल, दीज प्रोफेशनल्स आर कॉल्ड रजिस्टर्ड वैल्यूअर।
रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपको इस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू डिराइव करके देते हैं. देयर आर सम मेथड जिसके बेसिस पे वो डिराइव करते हैं, एंड दैट इज नॉट मैंडेटरी टू गो. फ्रेंड्स, यू कैन गो फॉर रजिस्ट्रीज ऑफ नियर बाय प्रॉपर्टीज. अगर टाउनशिप है तो टाउनशिप में बाकी फ्लैट्स की रजिस्ट्री की कॉपीज. फ्रेंड्स, अगर आपका वहां पे फ्रेंड सर्कल है, यू कैन आस्क देम टू गिव यू द कॉपीज, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने रुपए में सेल हो रही है. इफ दैट इज नियर बाय 60 लाख, यू आर एबल टू जस्टिफाई कि इसकी मार्केट वैल्यू कम है. और फ्रेंड्स, अगर आपने जस्टिफाई कर दिया तो फिर अगेन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल. फ्रेंड्स, इसी पर्पस से अगर आप आईटीआर में जाते हैं, जो हमारा आगे का टॉपिक है, गवर्नमेंट इसी पर्पस से कहती है कि आपको 3 वैल्यूज डिक्लेयर करनी है इन इनकम टैक्स रिटर्न जब आप प्रॉपर्टी बेचोगे. पहला तो एक्चुअल सेल प्राइस, आपने कितने में बेची. दूसरा सर्कल रेट कितना, एंड द थर्ड वन, हाउ मच सेल प्राइस यू वांट टू डिक्लेयर. अगर आपका बिलीव है कि मार्केट वैल्यू कम है और मार्केट वैल्यू कम के कारण आपने इतने रुपए बेची है, तो फ्रेंड्स यही अमाउंट आप यहां डिक्लेयर करो. But friends, please maintain the proper documentation, proper reports, each and everything, because in that case there are good chances that you are being asked by the income tax department कि prove करो कि आपके according market value circle rate से कम कैसे. को खरीदते समय क्या करना है, क्या क्या इंसेंटिव्स हैं, बेचते समय आपको क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं. अभी आप कहोगे कि बेचते समय इंसेंटिव्स की तो बात ही नहीं हुई, अभी तक तो कॉस्ट में क्या एक छोटा सा इंसेंटिव जरूर देखा हमने कि इंटरेस्ट डिडक्शन आप ले सकते हो. नाउ फ्रेंड्स, देयर आर वेरियस इंसेंटिव्स. जब आप प्रॉपर्टी को बेच रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप कुछ कंडीशंस फुलफिल कर दो, हम आपसे टैक्स लेंगे. तो दैट मीन वेरी लेस. फ्रेंड्स, आप सोचिए 40 लाख की प्रॉपर्टीज यू आर एबल टू सेल आउट फॉर 90 लाख. आपका 50 लाख का प्रॉफिट है और गवर्नमेंट फिर भी आपको कहे मत दो जी टैक्स. और क्या चाहिए फ्रेंड्स, और वो भी एक्सप्रेसली बोल रही है लॉ में. फ्रेंड्स, एक्चुअली दैट इज, उसमें से कुछ हमें ऑलरेडी पता भी है फ्रेंड्स, नो डाउट. हमें से कुछ फ्रेंड्स को इस बारे में बहुत हद तक पता भी होगा और हम उस चीज को ध्यान भी रखते होंगे. फ्रेंड्स, एक तो है पहला आपका सेक्शन 54. आपने क्या बेचा हो, लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस. फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, आपके लिए कम से कम क्या होना चाहिए, 2 years ओल्ड. अगर 2 साल आप उस प्रॉपर्टी को अपनी ओनरशिप में रखने के बाद बेचते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग. फ्रेंड्स, उसको बेचने से जो पैसा आए उसको आप नए रेजिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर दो. फ्रेंड्स, ये नया रेजिडेंशियल हाउस सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, लेट आउट भी हो सकता है. कब कर दो इन्वेस्टमेंट, जब आपने पुराना घर बेचा उसके पिछले 1 साल में या अगले 2 साल में, और अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो अगले 3 साल. फ्रेंड्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, यू आर सेलिंग ओल्ड हाउस 29th of April 2020 सेल कर रहे. अगर आप नया रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर चुके हो या करना चाहते हो तो आपने कब करा हो, 30th of April 2019, that is 1 year before, and 2 years after, that is 29th of April 2022. फ्रेंड्स, टू बी ऑन द सेफर साइड इसको 28 कर लो. क्या पता एक दिन के डिबेट पे कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दे, छोटी छोटी लड़ाई के चक्रों में क्यों पड़े. तो अगर आप इसको बेचने से पहले नया घर खरीद चुके हो, देन ऑल्सो यू विल गेट द बेनिफिट. या अगले 2 साल में परचेज कर लो तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा. अगर आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाए कब तक, विद इन 3 years. That is 28th of April 2023. And friends, courts have held कि अगर आप बिल्डर के पास टाउनशिप में फ्लैट बुक कराते हो तो दैट विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडेड जिस दिन आपने बुकिंग करवाई उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन था. रेडी फ्लैट लोगे दैट इज परचेज. बट अगर आपने बुकिंग कराई उसमें टाइम लगना भी कंस्ट्रक्शन में, ऑल्दो आप खुद कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे, बट कोर्ट्स हैव हेल्ड कि उसको कंस्ट्रक्शन माना जाएगा. तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हो, विद इन 3 years. स्टार्ट कब हो, एनी टाइम, मे बी इवन बिफोर दैट, नो इश्यूज. अब मान लो आपने जो सेल किया वो सेल किया फॉर एग्जांपल 1 crore of rupees.
और उसमें से फ्रेंड्स आपने कॉस्ट क्लेम करी, वो इंडेक्सेशन के साथ लॉन्ग टर्म के केस में आपको गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का बेनिफिट देती है 40 लाख रुपीस। आपका कैपिटल गेन कितना आ गया? 60 लाख। तो फ्रेंड्स आपको जो नए रेजिडेंशियल हाउस में पैसा लगाना है वो 60 लाख ही इन्वेस्ट करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पूरा 1 करोड़ करो, हाँ ज्यादा कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट अगर आप 60 लाख या उससे ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हो, योर इनकम फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स लॉ विल बी निल, आपको कोई टैक्स नहीं। हाँ अगर आपने 46 लाख इन्वेस्ट किया तो 14 लाख का टैक्स देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जब आप बेचोगे तो 40 लाख तो आपकी पॉकेट में है। इस 40 लाख से यू कैन गो फॉर एजुकेशन, मैरिज इन योर हाउस, कोई गाड़ी शाड़ी लेनी है वो 30-35 लाख दी तो वो भी ले सकते हो फ्रेंड्स आप। कोई वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ और टैक्स बचाने के लिए एक नया घर ले लो। तो फ्रेंड्स ओनली कैपिटल गेन पोर्शन टू बी इन्वेस्टेड। फिर सवाल यह है क्या मैं 2 घर खरीद सकता हूं एक बेच के? गवर्नमेंट ने कहा हाँ आप 2 घर खरीद सकते हो, प्रोवाइडेड आपका जो कैपिटल गेन हो वो 2 करोड़ तक हो। कैपिटल गेन का मतलब दिस अमाउंट। अगर ये 2 करोड़ या उससे कम है तो उन पैसों से आप 2 घर भी खरीद सकते हो और दोनों घर के कारण भी हम आपको बेनिफिट दे देंगे। और ये 2 घर खरीदने का जो ऑप्शन है वो 1 टाइम ऑप्शन इन लाइफ टाइम है। बाकी एक के बदले एक जितनी मर्जी बार करो। आपके पास 10 घर है, एक बेचो एक खरीद लो, फिर एक बेचो एक और खरीद लो, वो चलता रहेगा। बट एक घर बेच के अगर 2 रेजिडेंशियल हाउस परचेज करने हैं तो दैट इज ए वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन, प्रोवाइडेड आपका कैपिटल गेन कितने रुपए का हो? 2 करोड़ का हो। बट फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी चीज बस मेरे कहने पे ध्यान रखना कि ये नया घर अगले 3 साल तक बेचना नहीं है। ये नया घर अगले 3 साल तक बेचना नहीं है। किराए पर दे देना, खुद रह लेना, कुछ भी कर लेना, मगर बेचना मत। अगर बेच दिया तो जो बेनिफिट मिला था वो बेनिफिट चला जाए। तो गवर्नमेंट कह रही है बस 3 साल तक रख लो इस मकान को, फिर जो मर्जी करो, हम मना नहीं। और फ्रेंड्स इसमें एक छोटा सा एस्पेक्ट आता है कि अगर मैंने प्रॉपर्टी इस तारीख को बेची तो इसकी इनकम टैक्स रिटर्न मुझे कब तक भरनी है? बाय 31 जुलाई 2021। और इन्वेस्टमेंट का टाइम दिया हुआ 2022 या 2020। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने कहा कि अगर इस तारीख तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओ तो बैंक में जाना, बैंक में एक अकाउंट खुलवाना, दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन अकाउंट। फ्रेंड्स अलग से अकाउंट खुलता है एंड दैट इज मैनर सिमिलर टू सेविंग अकाउंट, और उसमें पैसे जमा करवा देना इस तारीख। हम आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट दे देंगे और फिर जब भी आप नया मकान एक्वायर करो, परचेज या कंस्ट्रक्शन करो, तो इस अकाउंट से पैसा विड्रॉ करके वहां पर पेमेंट कर दें। फ्रेंड्स इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, इक्विवेलेंट टू सेविंग बैंक इंटरेस्ट। आप चाहो तो फ्रेंड्स अगर आपको पता है कि पैसा कितने दिनों बाद देना है तो आप इस बैंक अकाउंट के थ्रू एफडी भी करा सकते हो, तो उसमें एफडी के बराबर इंटरेस्ट मिलेगा। विन विन सिचुएशन। जब तक पैसा आइडल, इंटरेस्ट कमाओ, उसके बाद सेलर को दे दो, रियल एस्टेट डेवलपर को दे दो और इनकम टैक्स में बेनिफिट। नाउ इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फ्रेंड्स आप और कोई एसेट बेच रहे हो। फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग गुड प्रॉफिट इन शेयर्स, आपने सिर्फ एक लैंड बेची, आपके पास रेजिडेंशियल हाउस नहीं था, आपने लैंड बेची, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जनरली फ्रेंड्स ये असेट्स 3 इयर्स के रखने के बाद क्या हो जाते हैं? लॉन्ग टर्म। कुछ असेट्स के ऊपर फ्रेंड्स 1 ईयर का प्रोविजन भी है, दैट इज अ टेक्निकल पार्ट। तो अगर आपने 3 साल से ज्यादा इन असेट्स को रखा हुआ है, लैंड के लिए जैसे 2 इयर्स है फ्रेंड, तो ऐसे अलग अलग है। अगर वो लॉन्ग टर्म है रेजिडेंशियल हाउस के अलावा, तो आप उसे बेचो और उसका पैसा कहां लगा दो? रेजिडेंशियल हाउस में, सेम पीरियड। तो गवर्नमेंट कह रही है घर बेच के घर खरीदोगे तो भी हम आपके साथ, लैंड बेच रहे हो, शेयर्स बेच रहे हो, कोई भी असेट बेच रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल ज्वेलरी और सेलिंग, यू मे बी हैविंग गोल्ड, फ्रेंड्स प्योर गोल्ड यू आर सेलिंग आउट, डायमंड यू आर सेलिंग आउट, आपके पास कोई हिस्टोरिकल पेंटिंग है यू आर सेलिंग आउट, तो फ्रेंड्स पैसा कहां लगा दो? रेजिडेंशियल हाउस। हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, यहाँ पे पूरा सेल प्राइस लगाना है। फ्रेंड्स जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, क्या लगाना था? सिर्फ कैपिटल गेन्स, बट यहां पर क्या इन्वेस्ट करना है आपको? फुल सेल प्राइस। ये छोटा सा डिफरेंस है,
उसके अलावा फ्रेंड्स छोटी मोटी कंडीशन और है कि जिस दिन आपने वो असेट बेचा, मान लो शेयर्स बेचे, उस दिन आपके पास मैक्सिमम ऑलरेडी कितने घर होने चाहिए? एक। कहने का मतलब नया मकान प्लस पुराना मिला के मैक्सिमम कितने मकान होने चाहिए? दो। यहाँ पे थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा है। 3 साल का वही लॉकडाउन पीरियड है, आप 3 साल तक नए घर को बेच नहीं सकते। अगर इनकम टैक्स रिटर्न की डेट पहले आ जाए तो कैपिटल गेन अकाउंट में जमा।